गुड मॉर्निंग एवरीवन। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्लास्टिक। अब हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो क्या है कि हमें प्लास्टिक की जनरल प्रॉपर्टीज़ को पढ़ना है। तो इसकी हम पहली प्रॉपर्टी देखेंगे क्या होती है। तो पहली प्रॉपर्टी क्या होती है, थर्मल कंडक्टिविटी। ठीक है, अब थर्मल कंडक्टिविटी क्या होती है हम वो देखेंगे। तो थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ अ मटेरियल टेल्स हाउ इजीली द मटेरियल कंडक्ट्स हीट। ठीक है, जो थर्मल कंडक्टिविटी होती है किसी भी मटेरियल की, वो हमें ये बताता है कि कितने आसानी से वो मटेरियल हीट को कंडक्ट कर लेता है। ठीक है, इन अदर वर्ड्स हाउ इजीली हीट पासेस थ्रू अ मटेरियल गिव्स अस एन आइडिया ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। और दूसरे शब्दों में हम क्या कह सकते हैं कि जितनी आसानी से जो हीट है वो उस मटेरियल से पास हो जाती है, वो हमें क्या करता है, थर्मल कंडक्टिविटी का एक आइडिया दे देता है। प्लास्टिक्स आर जनरली बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट, दैट इज़ दे हैव लो थर्मल कंडक्टिविटी। ठीक है, जनरली क्या होता है, जो प्लास्टिक्स होते हैं वो बैड कंडक्टर्स होते हैं हीट के। तो हम कह सकते हैं कि उनकी जो थर्मल कंडक्टिविटी होती है वो कैसी होती है, लो होती है। Let us understood this property by performing the activity given below। अब हमें एक एक्टिविटी दी गई है, उसको परफॉर्म करके हम इस प्रॉपर्टी को समझ सकते हैं आसानी से। तो देखेंगे हम, एक्टिविटी में दिया गया है क्या, टू चेक थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ प्लास्टिक। हमें क्या, किस लिए परफॉर्म कर रहे हैं हम ये एक्टिविटी, प्लास्टिक की थर्मल कंडक्टिविटी को चेक करने के लिए। जिसके लिए हमें क्या करना है, टेक अ मेटल स्पून, प्लास्टिक स्केल एंड हॉट वाटर इन अ बाउल। ठीक है, हमें क्या करना है, एक मेटल का स्पून लेना है, जो स्टील के हमारे यहाँ स्पून आते हैं वो लेना है, प्लास्टिक का स्केल लेना है, और क्या करना है, हमें हॉट वाटर लेना है एक बाउल में। प्लेस द मेटल स्पून एंड प्लास्टिक स्केल इन हॉट वाटर फॉर 5 मिनट्स। हमें क्या करना है, 5 मिनट के लिए गर्म पानी में प्लास्टिक का स्केल और मेटल की स्पून को डालना है। आफ्टर 5 मिनट्स टच ईच ऑफ देम। इसके बाद 5 मिनट बाद हमें क्या करना है, उन दोनों को क्या करना है, टच करके देखना है। यू विल फील दैट द मेटल स्पून बिकम्स वार्म वाइल स्केल डज नॉट। अब आप क्या ऑब्जर्व करोगे इसमें कि जो मेटल स्पून है वो कैसा हो गया है, गर्म हो जाता है, लेकिन जो स्केल होता है वो गर्म नहीं होता है। तो इट शोज़ दैट द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ प्लास्टिक इज़ लोअर देन मेटल। तो हमें ये एक्टिविटी हमें ये बताती है कि जो प्लास्टिक की थर्मल कंडक्टिविटी होती है वो मेटल की कंपैरिजन में बहुत लो होती है। ठीक है, इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या आती है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, कि जो प्लास्टिक इलेक्ट्रिसिटी कैसे कंडक्ट करते हैं उनके बारे में हमें पढ़ना है। तो द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ अ मटेरियल टेल अस हाउ इजीली द मटेरियल अलाउज एन इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू इट। ठीक है, जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है किसी भी मटेरियल की, वो हमें ये बताती है कि कितने आसानी से वो मटेरियल अपने अंदर इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करने के लिए अलाउ करती है। तो प्लास्टिक्स आर जनरली इंसुलेटर्स और बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, जो प्लास्टिक्स होते हैं वो जनरली क्या होते हैं, इंसुलेटर्स होते हैं या फिर बैड कंडक्टर्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। अब इसके लिए हम एक एक्टिविटी देखेंगे। तो इसका एम क्या होगा, टू डिमॉन्स्ट्रेट दैट प्लास्टिक आर बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हमें ये बताना है, ये स्टेट करना है कि जो प्लास्टिक होते हैं वो बैड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। तो इसके लिए हमें कुछ मटेरियल्स चाहिए पड़ेंगे, हम देखेंगे हमें क्या क्या चाहिए पड़ेगा। तो इसके लिए हमें एक सेल चाहिए पड़ेगा, कनेक्टिंग वायर्स चाहिए पड़ेंगे, टॉर्च बल्ब चाहिए पड़ेगा, और मेटल पेपर क्लिप चाहिए पड़ेंगी। ठीक है, जो पेपर क्लिप होती हैं ना मेटल्स की, वो प्लास्टिक शार्पनर। ठीक है, प्लास्टिक का क्या चाहिए पड़ेगा हमें, शार्पनर। अब प्रोसीजर क्या रहेगी, तो कनेक्ट सेल एंड बल्ब विद कनेक्टिंग वायर्स। ठीक है, हमें क्या करना है, कनेक्टिंग वायर्स की मदद से सेल को और बल्ब को जोड़ देना है। प्लेस मेटल पेपर क्लिप बिटवीन एनी 2 कनेक्टिंग वायर्स, और इनके बीच में हमें किन्हीं भी 2 कनेक्टिंग वायर्स हैं, इनके बीच में हमें क्या करना है, मेटल पेपर क्लिप को वहाँ प्लेस कर देना है। ऑब्जर्व वेदर द बल्ब ग्लोज। अब हमें ये चेक करना है क्या जो बल्ब रहता है वो ग्लो करता है कि नहीं। देखो, जैसे ये दिया गया है कि बल्ब है, ये कनेक्टिंग वायर से, इनमें हमने क्या लगा दी, पेपर क्लिप लगा दी कहीं भी, और ये हमारी क्या है, सेल है। प्लेस शार्पनर बिटवीन एनी 2 कनेक्टिंग वायर्स। ठीक है, अब कोई भी 2 कनेक्टिंग वायर्स में हम क्या करेंगे, शार्पनर अप्लाई करेंगे उनके बीच में।
ऑब्जर्व वेदर द बल्ब ग्लोज। अब हमें ये यहाँ ये भी यही ऑब्जर्व करना है, क्या जो बल्ब है वो ग्लो करेगा या नहीं करेगा। तो अब हम देखेंगे कि ऑब्जर्वेशन क्या आते हैं। तो यू विल ऑब्जर्व दैट बल्ब ग्लोज व्हेन मेटल पेपर क्लिप इज इंसर्टेड इन द सर्किट। ठीक है, आप क्या देखोगे, जब हमने मेटल पेपर क्लिप लगाई तो जो वो है बल्ब है वो ग्लो कर जाएगा, लेकिन जब हम बट डज नॉट ग्लो व्हेन शार्पनर इज कनेक्टेड, लेकिन जब भी हम शार्पनर लगाएंगे तो जो बल्ब है वो कनेक्ट नहीं करेगा, सॉरी ग्लो नहीं करेगा। अब इसका कंक्लूजन क्या होता है हम वो देखेंगे। तो दिस शोज दैट प्लास्टिक आर बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हमें ये बताते हैं कि जो प्लास्टिक्स होते हैं वो क्या होते हैं, बैड कंडक्टर्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। अब इनके एडवांटेजेस देखेंगे हम। तो एडवांटेजेस ऑफ प्लास्टिक के क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं। तो पहला क्या होता है, प्लास्टिक्स आर इनर्ट टू केमिकल्स। ठीक है, प्लास्टिक कैसे होते हैं, इनर्ट होते हैं केमिकल से, मतलब वो उन पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है केमिकल्स का। तो प्लास्टिक डू नॉट रिएक्ट विद केमिकल्स, देयरफॉर दीज आर यूज्ड टू स्टोर केमिकल्स इन देम। ठीक है, जो प्लास्टिक होते हैं वो केमिकल्स के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, इसीलिए इनको हम स्टोर करते हैं। केमिकल्स को हम प्लास्टिक की जो बॉटल्स वगैरह या कंटेनर्स होते हैं उनमें स्टोर कर सकते हैं। क्लीनिंग फ्लूइड्स, मेडिसिन्स एंड अदर केमिकल्स आर स्टोर इन प्लास्टिक बॉटल्स। आप लोगों ने देखा होगा जो फिनाइल वगैरह हमारे घर में यूज़ होती है वो काय में, प्लास्टिक की बॉटल्स में आती है। ठीक है, जो मेडिसिन्स भी हैं वो भी किस में आती हैं, प्लास्टिक की बॉटल्स में, मतलब जो लिक्विड मेडिसिन सिरप वगैरह आती हैं वो, और कुछ अदर केमिकल्स भी होते हैं जिनको हम किस में, प्लास्टिक बॉटल्स में स्टोर करके रखते हैं। नेक्स्ट क्या है, प्लास्टिक आर लाइट स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल। ठीक है, जो प्लास्टिक होते हैं वो कैसे, हल्के होते हैं, मजबूत होते हैं और ज़्यादा समय तक चलने वाले होते हैं। अर्लियर मेटेलिक कंटेनर्स वर यूज्ड फॉर वेरियस पर्पजेस। पहले क्या होता था, मेटेलिक कंटेनर्स, जो मेटल के कंटेनर्स होते थे उनको यूज़ किया जाता था बहुत सारे पर्पजेज में। फॉर एग्जाम्पल मेटेलिक बकेट्स एंड मग्स वर very commonly used in past, but nowadays these are replaced by plastic buckets and mugs। ठीक है, पहले क्या होता था, हम मेटल की बकेट्स मतलब बाल्टियों को और मग्स को यूज़ करते थे, लेकिन अब हम क्या करने लगे हैं, प्लास्टिक की बकेट्स और मग्स को यूज़ करने लगे हैं इनकी जगह पर। एज दीज प्लास्टिक आइटम्स डू नॉट corrode when regularly used in water। ठीक है, क्योंकि जो प्लास्टिक के आइटम्स रहते हैं उनमें जल्दी से आसानी से क्या होता है, जंग नहीं लगती है अगर हम उनको रेगुलर पानी में यूज़ करते हैं, जबकि हम जो स्टील वगैरह के करते हैं तो उनमें जंग लगनी शुरू हो जाती है। सिमिलरली कंटेनर्स यूज्ड इन किचन आर ऑल्सो रिप्लेस्ड बाय एयर टाइट प्लास्टिक कंटेनर्स। ठीक है, इसी तरीके से जो किचन में यूज़ होने वाले कंटेनर्स हैं उनको भी रिप्लेस कर दिया गया है एयर टाइट प्लास्टिक कंटेनर्स से। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है, प्लास्टिक्स आर थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर्स। ठीक है, हमने इनकी प्रॉपर्टीज़ में ही पढ़ा था कि ये थर्मल कंडक्टिविटी भी नहीं दिखाते हैं एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी नहीं दिखाते, इसीलिए जो प्लास्टिक्स रहते हैं वो क्या होते हैं, थर्मल और इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर्स होते हैं। सिंस प्लास्टिक्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट, देयरफॉर ऑल इलेक्ट्रिकल वायर्स यूज्ड इन हाउस होल्ड फिटिंग कंटेन अ प्लास्टिक कवरिंग। ठीक है, जैसा कि हमें पता है कि जो प्लास्टिक्स होते हैं वो पूरे कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी और हीट के, इसीलिए जितने भी इलेक्ट्रिकल वायर्स हमारे घर में फिटिंग के लिए यूज़ होते हैं वो सभी किससे, उनको प्लास्टिक की कवरिंग से कवर किया जाता है। हैंडल्स ऑफ कुकिंग वेयर लाइक फ्राइंग पैन्स, प्रेशर कुकर्स एक्सेट्रा आर मेड ऑफ प्लास्टिक मटेरियल। अब इसी के साथ साथ जो हैंडल्स होते हैं कुकिंग वेयर्स के, वो भी किससे बनते हैं, जैसे फ्राइंग पैन हुआ, प्रेशर कुकर है, वो भी किससे, प्लास्टिक मटेरियल से बनते हैं, क्योंकि अगर वो मेटल के बना दिए गए उन पे क्या वो प्लास्टिक मटेरियल की कवरिंग चढ़ी होती है, क्योंकि मेटल को हम गर्म करेंगे तो वो गर्म हो जाती है तो हम उसको छू नहीं सकते, इसीलिए उनको प्लास्टिक से कवर किया जाता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे इनके डिसएडवांटेजेस और हज़ार्ड्स ऑफ यूजिंग प्लास्टिक। अब इनको यूज़ करने के क्या नुकसान है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है,
तो पहला क्या है, इन्वामेंटल डैमेज। ठीक है, ये हमारे इन्वामेंट को बहुत ज़्यादा डैमेज करते हैं। तो एज प्लास्टिक्स आर नॉन बायोडिग्रेडेबल, सो दीज कैन नॉट बी डिकम्पोज बाय द एक्शन ऑफ फंगी और बैक्टीरियम। ठीक है, जो प्लास्टिक्स होते हैं वो क्या नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, इसीलिए वो आसानी से वो डिकम्पोज ही नहीं होते हैं, किसके, फंगी और बैक्टीरिया के एक्शन से। ठीक, फिर इसके बाद अ सिंगल प्लास्टिक बैग कैन टेक अप टू 1000 ईयर्स टू डिके कम्प्लीटली। एक प्लास्टिक बैग को, सोचो, एक प्लास्टिक बैग को डिकम्पोज मतलब सड़ने के लिए 1000 साल लगते हैं। कितने, 1000 साल। प्लास्टिक हैव थस बिकम इन्वामेंटल हज़ार्ड्स। ठीक है, इसीलिए प्लास्टिक जो हैं वो इन्वामेंटल हज़ार्ड्स बनते जा रहे हैं। Also carelessly thrown plastics find their way into drains, gutters or sewers and choke them badly। ठीक है, अब जो क्या है, हम लोग क्या करते हैं, कुछ भी हमने सामान लिया और प्लास्टिक बैग को ऐसे ही फेंक देते हैं, तो उनकी वजह से क्या होते हैं, जितने भी ड्रेन होते हैं वो कहाँ जाते हैं, ड्रेन में जाते हैं, गटर में जाते हैं या सेवर में जाते हैं, और उनको क्या कर देते हैं, बहुत बुरे तरीके से चोक, मतलब बिल्कुल उनका जो जितना भी वहाँ से वेस्ट मटेरियल है वो आगे नहीं जा सकता है, उनको चोक कर देते हैं बहुत बुरे तरीके से। ओवरफ्लोइंग ड्रेन्स एंड गटर्स आर नाउ कॉमन साइट इन बिग सिटीज़। ठीक है, इसी वजह से बड़े बड़े शहरों में आजकल जो गटर और ड्रेन हैं वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं ओवरफ्लो में, मतलब उनके ऊपर से पानी बहने लगता है, मतलब रोड पे से पानी बहने लगता है वहाँ। अब क्या है, थ्री टू एनिमल लाइफ, और इससे क्या होता है, एनिमल लाइफ को भी बहुत ज़्यादा परेशानी उठानी पड़ती है। तो पॉली बैग्स आर जनरली डम्प्ड अलॉन्ग विद गार्बेज। ठीक है, हम मोस्टली क्या करते हैं, गार्बेज को पन्नियों के साथ डाल देते हैं, फेंक देते हैं, गार्बेज पन्नी में भरा हमने और फेंक देते हैं। तो दीज पॉली बैग्स आर समटाइम्स swallowed बाय द एनिमल्स लाइक काउ एंड बुल्स अलॉन्ग विद द वेस्ट फूड। ठीक है, तो ये पन्नियाँ जो होती हैं वो किसके द्वारा निगल ली जाती हैं, एनिमल्स के द्वारा, जैसे कि काउ हुए या बैल हुए, उनके द्वारा वेस्ट फूड के साथ साथ। तो थस चोक देयर एलिमेंट्री कैनाल कॉजिंग पेन एंड डेथ। तो वो क्या कर देते हैं, उनकी जो एलिमेंट्रल कैनाल जो रहती है उसको चोक कर देते हैं, जिससे उनको बहुत ज़्यादा दर्द होता है। ठीक है, और उनकी मौत भी हो जाती है। अब इसका सबसे बड़ा एक और कारण है क्या, एक और डिसएडवांटेज है, वो क्या है, पॉल्यूशन, कि इन प्लास्टिक से बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन भी होता है। तो इन मोस्ट लैंडफिल्स the majority of the rubbish comprised of plastic which causes soil pollution। ठीक है, मोस्टली लैंड पे क्या होता है, जो मेजर रबिश होता है जिससे सॉइल पोल्यूशन होता है, वो क्या होता है, प्लास्टिक। क्या होता है, प्लास्टिक। वो किससे बने हुए होते हैं, प्लास्टिक के। A large number of plastic bags when dumped into drains, rivers or seashores choke them and cause water pollution। ठीक है, अगर हम बहुत सारे प्लास्टिक बैग को डंप कर देते हैं ड्रेन में, रिवर में या फिर सीशोर मतलब समुद्र के किनारे पर, तो वो चोक कर देते हैं उनको बहुत बुरे तरीके से, और क्या कर देते हैं, वाटर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा फैला देते हैं। सिमिलरली व्हेन वी बर्न देम टॉक्सिक फ्यूम्स आर रिलीज्ड इनटू द एनवायरनमेंट कॉजिंग एयर पोल्यूशन। और अगर हम इनको जलाते भी हैं तो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक फ्यूम्स निकलती हैं जो कि एनवायरनमेंट को बहुत इफ़ेक्ट करती हैं और एयर पोल्यूशन करती हैं। अब मैनेजमेंट ऑफ प्लास्टिक वेस्ट। प्लास्टिक वेस्ट को हम मैनेज कैसे कर सकते हैं, तो द हार्म एसोसिएटेड विद प्लास्टिक्स फार ओवरवेइंग देयर यूटिलिटी। ठीक है, अब जो उनसे हानि होती है वो उनकी यूटिलिटी को भी क्या कर देती हैं, दबा देते हैं। सो इट इज़ हाई टाइम फॉर अस टू टेक नेसेसरी स्टेप्स टू मैनेज प्लास्टिक वेस्ट। इसीलिए अब हमारे पास क्या है, सही टाइम आ गया है कि हमें कुछ स्टेप्स उठाने चाहिए जिसकी वजह से हम क्या करें, प्लास्टिक वेस्ट को मैनेज कर सकें। द ओनली वे टू मैनेज प्लास्टिक वेस्ट इज़ टू फॉलो 3Rs प्रिंसिपल ऑफ रिड्यूस, रीयूज़ एंड रिसाइकिल। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, प्लास्टिक वेस्ट को कैसे मैनेज कर सकते हैं, 3Rs का जो प्रिंसिपल है उसको अप्लाई करके, जो कि क्या है, रिड्यूस, रीयूज़ एंड रिसाइकिल। सबसे पहला क्या है, रिड्यूस। तो इंस्टीड ऑफ पॉलीथीन बैग्स यूज़ जूट बैग्स और क्लॉथ बैग्स फॉर शॉपिंग। ठीक है, यूज़ मेटेलिक लंच बॉक्सेस इंस्टीड ऑफ प्लास्टिक लंच बॉक्सेस। हमें क्या करना चाहिए इनको रिड्यूस करने के लिए, सबसे पहले तो पॉलीथीन बैग्स की जगह हमें
जूट के या फिर जो क्लॉथ के बैग्स होते हैं उनको यूज़ करना चाहिए फॉर शॉपिंग के लिए, और जो मेटेलिक लंच बॉक्सेस होते हैं उनको यूज़ करना चाहिए प्लास्टिक लंच बॉक्सेस की कंपैरिजन में। यूज़ ग्लास कंटेनर इंस्टीड ऑफ प्लास्टिक कंटेनर्स फॉर स्टोरिंग मटेरियल यूज्ड फॉर कुकिंग। ठीक है, और जितने भी प्लास्टिक के कंटेनर्स हैं उनकी जगह हमें क्या ग्लास के कंटेनर यूज़ करना चाहिए कुकिंग मटेरियल को, जो हमें मटेरियल यूज़ होते हैं कुकिंग को उनको स्टोर करने के लिए। अब रीयूज़, तो हम उनको रीयूज़ कैसे कर सकते हैं, तो ट्राई टू रीयूज़ ऑल द प्लास्टिक थिंग्स दैट यू हैव एट होम। हमारे घर पे जितनी भी प्लास्टिक की वस्तुएं हैं उनको हमें कैसे रीयूज़ करना चाहिए, दोबारा से उपयोग में लाना चाहिए। तो यूज़ एम्प्टी सॉफ्ट ड्रिंक बॉटल्स टू स्टोर वाटर। ठीक है, जैसे हमारे पास सॉफ्ट ड्रिंक की कोई बॉटल आई तो हमें उसको यूज़ करना चाहिए क्या, पानी स्टोर करने के लिए। रीयूज़ पॉलीथीन बैग्स दैट यू गेट फ्रॉम द मार्केट इंस्टीड ऑफ थ्रोइंग दैम हियर एंड देयर। ठीक है, अब जो हमें पॉली बैग्स मिले हैं, कहाँ से, पॉलीथीन बैग्स मिले हैं मार्केट से, तो उनको हमें यहाँ वहाँ फेंकने की अपेक्षा उनको दोबारा से यूज़ करना चाहिए। अब रिसाइकिल, अब उनको रिसाइकिल कैसे कर सकते हैं, तो डू नॉट थ्रो प्लास्टिक आइटम्स इन गार्बेज, इंस्टीड सेल देम टू एनी जंक वेंडर और थ्रो इन स्पेसिफाइड बिन सो दैट दिस कैन बी रिफॉर्म्ड अगेन। ठीक है, तो हमें जितना भी प्लास्टिक आइटम्स हैं उनको कचरे में नहीं फेंकना चाहिए, उनको जितने भी हमारे पास वो आते हैं ना, कबाड़ का सामान लेने आते हैं, उनको दे देना चाहिए, या फिर उनको एक अलग जो कचरे का डिब्बा है उसमें रख देना चाहिए, और उनको ऐसा मतलब उनको स्टोर कर देना चाहिए उन बिन्स में जहाँ से वो दोबारा से यूज़ हो सके, रिफॉर्म हो सके। ठीक है, यहाँ हमारा चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट होता है। अगर किसी को इस चैप्टर में कहीं भी कोई डाउट हो तो बेटा हमसे पूछ लेना। ठीक है, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।